Şun bir şaşırılmak. Evet, sıra yoksa kafayı bir hata. Şu an böyle. Magar. Okay. स्ट्रेट टॉक विद रमीज़ मखदूमी में आपका खैर मकदम है। इस वक्त पूरा देश, पूरा दुनिया, कश्मीर रो रहा है। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश आया, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए और इस टेरर हमले में बहुत सारे लोग घायल भी हुए, बहुत सारे स्टेट्स के टूरिस्ट शहीद हो गए इस हमले में। और ये यहाँ की इंसानियत की वैल्यूज़ को, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी पे भी एक हमला था और इससे टूरिज़म सेक्टर को भी दचका लगा है। आज जब मैं डल में पहुँचा हूँ तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे का सा समा लग रहा है। निगीन के साइड में डल में हूँ। यहाँ टूरिज़म का शहरक समझने वाली हाउस बोट इंडस्ट्री 900 से 60 जायद हाउस बोट है, उनको भी लग रहा है कि इस वाक़े से कश्मीर की टूरिज़म को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और कोई नई बुकिंग शायद नहीं आ पाएगी। ऐसा ही ज़मीन से मिल रहा है कि नई बुकिंग्स काफ़ी कम होगी और जो बुकिंग्स कैंसिल हो रहे हैं उससे भी यहाँ की टूरिज़म इंडस्ट्री को आघात पहुँचेगा। इंसानियत काफ़ी गमज़दा है, इंसानियत काफ़ी रो रही है पहलगाम मैस्कर के बाद। हमारे साथ मोहम्मद याकूब डूनू साहब, जो कि बेबाक वॉइस है कश्मीर टूरिज़म की, हाउस बोट हेरिटेज चला रहे हैं न्यू गोल्ड फ्लावर के नाम से। 100 साल से ज़्यादा तवारीख है इनके हाउस बोट की। उनसे जानेंगे वो ओवरऑल सिनेरियो को किस तरह जानते हैं। डूनू साहब, पहले आप उन 26 फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने लाउड वंस खोए इस हमले में, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? शुक्रिया रमीज़ साहब। सबसे पहले हम खराज तासीम करते हैं उन शहीदों को जो पहलगाम में शहीद हुए। 28 जो टूरिस्ट वहाँ पे थे और उनके जो घरवाले हैं उनको हौसला देते हैं और हम उनके उस दुख में शर्न बशाना खड़े हैं। मैं अकेला नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत के जो लोग हैं, अवाम है, वो उनके साथ शाना बशाना उस गम में शरीक है। और इन जनरल मैं कहूँगा कि पूरा नेशन इस वक्त शोक में है। याकूब साहब, एक टूरिज़म स्टेक होल्डर के साथ साथ आपको बाहर भी कंटेक्ट रहते हैं, फेयर्स आप विज़िट करते हैं, आपका वसी दायरे में कंटेक्ट रहता है कि दूसरी रियासतों से क्या फ़ीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक पिछले गुज़श्ता 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिनारियो रहा। जो टूरिज़म फुटफॉल था, हर साल यहाँ पे रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड टूट जाते थे रमीज़ साहब। और इस बार भी हमने आगाज़ में ही जब यहाँ पे गुल लाला का आगाज़ हुआ, टूलिप गार्डन खुल गया, आपने देखा कि कितने कतारों में यहाँ पे लोग ख्वाहिश कर रहे थे कि हम गुल लाला के अंदर पहले चले जाए। या ईद तक यहाँ पे जो फुटफॉल ओवरऑल रहा था वो एक पॉजिटिव मैसेज थी हमारे लिए कि आने वाले कुछ महीने जो यहाँ पे सीज़न रहते हैं उसमें इससे ज़्यादा इजाफा टूरिज़म का हो जाएगा, टूरिस्ट का हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो 4 दिन पहले 22 पहलगाम में जो वाक़ा हुआ, ये एक दिलदोज़ वाक़ा है। और मैं और मेरे सारे जो भी कश्मीरी अवाम है, यहाँ तक कि हमारे परिवार इस वक्त गमज़दा है। उनमें भी इस वक्त गम की लहर छाई हुई है, क्योंकि कहा जाए तो पूरा जो टूरिज़म है इस वक्त शम्बल्स में है और जो ग्राफ कभी कभार यहाँ तक था आज वो ज़ीरो पे आ चुका है। और जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट है जो अभी यहाँ पे मौजूद है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो गुलमर्ग भी जाते हैं, दूध पथरी भी जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, लोकल मुगल गार्डन्स या शिकारा का जो राइड है वो भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये देखा है हमने, जो अभी पिछले 3 दिनों से कैंसिलेशंस हो रही है, जो हमारे पास आने वाले गेस्ट जिनकी बुकिंग ऑलरेडी होटल्स में, हाउस बोट्स में, पहलगाम में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में हो चुकी थी, एडवांस में हो चुकी थी। यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं कि जून तक हमारा जो घंडोला गुलमर्ग था वो सोल्ड आउट था। लेकिन आज अगर आप वही फिगर देखेंगे तो हर जगह इस वक्त हाउस बोट अवेलेबल है, होटल्स अवेलेबल है, गुलमर्ग में जो घंडोला है वो अवेलेबल है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर जा रही है। आपको लगता है कि एक एनालिसिस का, एक व्यू पॉइंट का ये कहना है कि पहले 8-10 दिन हमें श्रद्धांजलि और ताज़ियत के मूड में रहना चाहिए
اور یہ گریز کرنا چاہیے. ہم ٹورسٹ فگرز بتائے, ہم ٹورسٹ کے انٹرویو رکھے, کیونکہ ابھی پہلگام کے ٹورسٹس کا خون تازہ ہے, ابھی ان کے گھروں میں ماتم ہے. میں تمام ٹریول فیٹرنیٹی, خواہ وہ پھر ٹریول ایجنٹ ہو, ہوٹلیئر ہو, ہاؤس بوٹ آنرس ہو, ٹرانسپورٹر ہو, شکارے والے ہو, گائیڈ ہو, شاپ کیپرز, ہینڈی کرافٹس کے ساتھ جو کرتے ہیں, ان تمام سب کے سب جو لوگ اس ٹورزم کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں, ان سے میری درخواست ہے, دلی درخواست ہے, گزارش ہے کہ ابھی آپ ایسی کسی قسم کی مارکیٹنگ یا پروموشن مت کریے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا پہلو ہے. دیکھیے رمی صاحب, جب ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو 4 دن تک ہم اس گھر میں کوئی کھانا وانا نہیں بنتا ہے, سوگ ہوتا ہے, لوگ باہر سے کھانا لاتے ہیں ہمارے گھر میں, جس گھر میں وہ بندہ ماتم ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں پہ 4 دن ہوتا ہے مسلمانوں میں, اور ہندوؤں میں 8 دن کا ہوتا ہے. تو کم سے کم ایک ہفتہ 8 دن ہم ویٹ کریں, اس کے بعد اگر ہم پروموشن بھی کریں. دیکھیں ضروری ہے, لازمی ہے, پروموشن کرنا ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین میں وار ہوا, ایسا کوئی بم وہاں پہ نہیں ہے جس کا آزمائش نہیں کی گئی. اسی طرح آپ نے دیکھا اسرائیل اور غازہ میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے ابھی تک, وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں بچے, بوڑھے, جوان, مرد و زن سب وہاں پہ مارے گئے, بمبارڈمنٹ ہوگی, ان کے نسلیں ختم کی گئی, لیکن ان کا جو لائف لائن ہے وہ رکی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک حدود ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ آپ 8 دن ویٹ کریے گا, 8 دن کے بعد پھر ہم دوبارہ واپس پروموشنز کریں گے. یہاں پہ کچھ ایسے سیاح ہیں جو گلمرگ میں ہے, پہلگام میں ہے, شری نگر میں ہے, اور آپ مائک لے کے اس بندے کے پاس جاؤ گے اور بولو گے جناب آپ ہمیں بتائیے گا کہ کشمیر کیسا لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس کا ریئیکشن نو ڈاؤٹ یہ ہوگا کہ کشمیر جنت ہے, کشمیر بہت اچھا ہے. لیکن جو 22 تاریخ کو یہاں پہ گھٹنا گھٹی, اندھا دھند گولیاں چلی, حیوانت, بربریت, جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے الفاظ کم پڑیں گے. تو اس سیناریو میں اس سے یہ پوچھنا کہ کشمیر کیسا لگا, تو یہ میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ ناانصافی ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ رہے گا, جہاں ہم نے بربریت بھی دیکھی, وہاں ہم نے عادل پونی والے کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا, بہت ساروں نے اپنے کندھوں پہ ٹورسٹ کو اٹھایا, تو اوور آل ہیومینٹی کی بھی میسیج گئی. دیکھیے جہاں تک عادل صاحب کی, مرحوم عادل صاحب کی بات ہے, انہوں نے دفاع کیا بقول جو وہاں پہ چشمدید گواہ ہے. میں تو وہاں پہ نہیں تھا, آپ نہیں تھے, کوئی نہیں تھا. جو چشمدید گواہ کہتے ہیں ہم اسی کو دہراتے ہیں. انہوں نے دفاع کیا, انہوں نے بیچ بچاؤ کیا, انہوں نے کوشش کی کہ جن سیاحوں پہ جو ہمارے مہمان ہیں, مہمان ہمارے دل کی دھڑکن سے زیادہ نہیں ہے, ہماری دل کی دھڑکن ہے, تو ان کو بچانے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی, جس میں اس کی جان چلی گئی. اور یہ پھر نیوز رومز میں یہ بتانا کہ یہاں پہ معلوم کیا گیا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے, یہ اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ایسے نیوز ریڈرز کو ایسی نیگیٹو میسیج نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ دیش جو ہے یہاں پہ ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جین بھی ہے, بودھ بھی ہے. اگر ہم ایسی دراریں نیوز روم میں بیٹھ کے اس دیش میں ڈالیں گے تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس دیش کا کیا رزلٹ نکلے گا بعد میں. ہندو مسلم یہ آپس میں جھگڑا کرانا, تو یہ ہم ایک پازیٹیو میسیج لے کے چلیں گے. دیکھیے ہم نے 90 سے ابھی تک یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ٹورسٹ پہ حملہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکورہ میں بھی اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے, آزاد صاحب کے ٹائم پہ. اس کے بعد جب امرناتھ یاترا تھا تو گجراتیوں کے اس بس میں بھی اٹیک ہوا, فارنرز ابھی تک لاپتہ ہے. اسی طرح جو ڈل لیک میں ٹورسٹ سیاح تھے راجستھان سے تھے, ان پہ بھی حملہ ہوا. یہ 5واں ایپیسوڈ ہے جو ٹورسٹ پہ حملہ ہوا ہے, تو یہ پہلی بار نہیں ہے. لیکن کشمیر کی لائف لائن نہیں رکی. وہ جو ٹورسٹ ان دنوں بھی جب یہاں پہ 3 بجے کرفیو ہوتا تھا تب بھی آئے, اور ہم توقع رکھتے, اور میں دیش واسیوں کو اور پورے اپنے جتنے بھی یہاں پہ کنٹری میں لوگ رہتے ہیں, ہمارے پورے کنٹری مین جو ہے, ان سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے کہ آپ آئیے, کشمیر آئیے. ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ جو یہ سیناریو ہوا, یہ ایپیسوڈ ہوا, یہ جو قتل و غارت ہوا, ناحق قتل ہوا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ کون تھے,
किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, हमें इसकी इल्मियत नहीं है। लेकिन जो भी हुआ कश्मीरियत ये कश्मीरियत पे अटैक था। यहाँ के कल्चर, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाजी है, उस पर यह अटैक था। ख़ास कर मैं रमीज़ साहब ये बोलूँगा कि ये अटैक केवल और केवल सिर्फ़ और सिर्फ उन सयाहों पे नहीं था, बल्कि ये सीधा अटैक हमारे पापी पेट पे था, हमारी रोज़ी रोटी पे था, हमारा जो हम निवाला है वो छीना गया हमसे। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद सवाल ये है, चलो ठीक है, टूरिस्ट वापस चले गए, कोई बुकिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या? जिस बंदे ने पहलगाम में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग या श्रीनगर में लीज़ पे होटल ली थी, या जिसने लोन निकाल के वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, शॉल्स, एम्ब्रॉयडरी जो भी लाया था, और उसके बाद जो गाड़ी वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, जिसने लोन निकाल के गाड़ी निकाली थी और वो अपनी स्ट्रगल कर रहा था, और जिस तरह हम हाउस बोट वाले हैं, हमारे पास हाउस बोट है, तो अभी जब यह रिफ़ंड वापस करना पड़ा सब लोगों को, किसी ने तो वो जो एडवांस आया था, उन्होंने होटल वालों ने या किसी ने भी या हाउस बोट वालों में से ही जिन्होंने वो पैसा खर्चा किया का भी बहुत संजीदगी से इस चीज़ को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। और इसके बाद हमारे साथ क्या व्यवहार होगा, ख़ासकर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उसका क्या किया जाएगा, बाकी जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे वो वेव ऑफ करेंगे, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो में ये कहना कि इतने पॉइंट्स हम माफ़ करेंगे, वो एक इलेक्शन ट्रेंड होती है, लेकिन ये हकीकत है, हकाइक है। आपके सामने देखिए कैसे वीरान पड़ा है, ये हाउस बोट्स कैसे वीरान पड़ी, ये जीव कैसे रो रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले अगर आप यहाँ पे देखते शिकारा में कैसे सयाह हमारे मेहमान यहाँ पे घूमते थे, एंजॉय करते थे हाउस बोट के वरांडा पे बैठ के सनसेट और सनराइज़, इसी तरह बाकी गुलमर्ग पहलगाम में। तो ये संजीदगी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है। तो ये थे याकूब डूनू साहब, एक बेबाक आवाज़ कश्मीर टूरिज़म की, जिन्होंने पहलगाम मैसेकर के आफ्टर माथ और लवाहिकीन को जो सदमा पहुंचा उस पर भी बोला, टूरिज़म सेक्टर को जो सदमा पहुंचा उस पर बोला। हम आगे भी और भी वॉइसेस और याकूब साहब के साथ भी बात करेंगे। स्ट्रेट टॉक विद रमीज़ मखदूमी में आज इतना ही।